आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ योर फिजिक्स ऑफ क्लास 11th। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखें तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में जैसे हमने ऑलरेडी फोर्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स है क्या? तो हम क्लास 10th 9th तक ये सीखते हैं कि छोटे बच्चों के लेवल पे पुश और पुल जो भी है वो क्या है? फोर्स है। अब हम बता दें कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो चाहता है कि किसी बॉडी के स्टेट में चेंज ला दे या लाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार को ढकेलता है तो क्या यहां फोर्स नहीं लग रहा होगा? फोर्स तो लग ही रहा होगा, लेकिन कार नहीं चल पा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स है। ना ही अपोजिट, ना ही ऊपर, ना ही नीचे, पर ये कोशिश हो रही है। सो हियर इट इज व्हाट? फोर्स। अनदर केस, अगर फोर्स लगाने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट भी मूव करे तो फोर्स या तो कोशिश करता है या तो उसे चला देता है। मीन्स इफ वी से इन इंग्लिश the external agent which changes or tends to change the state of rest। सेम वे अगर यही बात हम चलती हुई गाड़ी को रोकने की बात करें, अगर हमारे पास इनफ पावर है, इनफ फोर्स है कि हम उस गाड़ी को रोक सके तो आगे हाथ लगा करके रोक लेंगे, या नहीं रोक पाए तो ड्रैग करते हुए साथ में हम भी स्किड करते हुए पीछे जाएंगे। तो अगेन हम उस डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन देंगे, एक्सटर्नल एजेंट which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion। मान लो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, हम फोर्स लगाए तो उसके मोशन में जरा भी चेंज अगर ला दिए, उसके मोशन में जरा भी चेंज अगर आ गया, मतलब थोड़ा रिटार्ड कर दिए, अगर हम अपोजिट लगा रहे हैं तो, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कर रहे हैं तो मोशन थोड़ा सा स्पीड से बढ़ जाती है, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमने उस स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर दिया। मतलब धीरा चल रहा था, तेज कर दिया, अगर डायरेक्शन में कर देंगे, और अगर अपोजिट लगाएंगे तो जैसा भी चल रहा था उससे थोड़ा सा स्लो कर दिया। तो हमने चेंज किया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लो हाथ में एक कोई बॉल, रबर बॉल, हम उसे कंप्रेस करते हैं तो क्या यहाँ कोई फोर्स नहीं है? क्योंकि हमारा डेफिनेशन कहता है कि उसके स्टेट में चेंज आना चाहिए। ये बॉल रेस्ट में थी, कंप्रेस की, अभी भी रेस्ट में ही है। तो यहाँ डेफिनेशन थोड़ी और मॉडिफाई करेंगे, कहेंगे एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, आल्सो इट कैन आल्सो चेंज द शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो अगर साइज में चेंजेस लाता है, स्टेट में चेंज लाता है, ठीक है, या कोशिश करता है तो भी, मैं इस बोर्ड को धक्का दूं, शायद ढकेल ले जाऊं, दीवार पे लगा हुआ है, शायद ढकेल ले जाऊं। अगर ढकेल दिया तो मैंने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, नहीं ढकेल पाया तो रेस्ट में था, रेस्ट में अभी है, पर हमने कोशिश की। दैट एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स। अब फोर्स को थोड़ा सा ध्यान दें तो फोर्स भी दो टाइप में आते हैं, इनको दो कैटेगरी दी गई, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जरा ध्यान दिया जाए, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब एक ऐसा एजेंट, व्हाट इज दिस? एन एक्सटर्नल एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो जिस बॉडी पे लग रहा है उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। हम मजाक के तौर पे कह सकते हैं कि अगर मान लो क्लास में बच्चे शोर कर रहे हो, टीचर आता है ऐसे घूर के देख लेता है, बच्चे शांत हो जाते हैं, बिना टीचर के कुछ किए सारे बच्चे शांत, या फिर टीचर आए, दो चार लाफा लगाए तो भी शांत। तो जो गुस्से से देख लिया शांत हो गए, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है, हम एक एज अ जोक कर रहे हैं, और अगर मार दिए तो कॉन्टैक्ट में आ रहा है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग इन दिस लैंग्वेज, इन दिस कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट किसे कहें? मतलब सीधा है कि बॉडी पर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर मैं इस शॉक को रिलीज करूं सीधा नीचे जाएगा। छोटे टाइम मैंने बस अपना हाथ हटाया था ऑब्जेक्ट से, सी
सिर्फ मैंने अपना हाथ हटाया, ऑटोमेटिक नीचे गई। खींचने वाला कौन? ग्रेविटी। ग्रेविटी ने इस पर कोई भी तार या हाथ से नहीं खींचा, अपने आप गई। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसमें आ गया? नॉन कॉन्टैक्ट में। तो एक पॉइंट हम जोड़ देते हैं, वो कौन होंगे? नॉन कॉन्टैक्ट में पहले फोर्स का नाम लिख दे रहे, चलो, दैट इज ग्रेविटेशनल। दूसरा पॉइंट मैंने कहा 3 होंगे, पहले ये ग्रेविटेशनल। अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या होगा? दूसरे में अगर हम कॉन्सेप्ट करें तो हमने ध्यान दिया है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों लगाता है। अगर सेम पोल होगा रिपल करेगा, अपोजिट पोल होगा अट्रैक्ट करेगा। कौन? मैग्नेट्स की बात है। मतलब एक और फोर्स कह सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। चलो बढ़ाते हैं। अब एक और रह गया है, उसके लिए सोचें। वो अक्सर सिखाया जाता है कि अगर हम अपनी स्केल को, जो पेंसिल बॉक्स में रूलर होता है, उसे हम बालों में रगड़े तो छोटी छोटी चीज़ों को ट्रैक करता है। और इसमें सिखाया गया है कि इस काम को करने में कुछ चार्जेस का ट्रांसफर होता है। इन चार्जेस के ट्रांसफर से बॉडी चार्ज हो जाती है और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है, सेम चार्ज को रिपल करती है। चाहो तो ये काम एक ऐसे भी कर सकते हो, बलून को या बालों में अपने स्केल को, रूलर को ऐसे रगड़ करके गिरते हुए पानी के, जो पानी गिर रहा बहुत हल्का, काफ़ी फास्ट नहीं, बहुत स्लो मोशन में गिर रहा हो, स्लो नॉट स्लो मोशन, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर बहुत थोड़ा हो, तो उसके पास ले आओगे तो पानी का जो फ्लो होगा वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा स्केल की तरफ। वो भी इंडक्शन क्रिएट करके तो ही होता है। तो ये तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो दो चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल करे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो 3 हो गए, एक है ग्रेविटेशनल, एक है मैग्नेटिक, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्लास 9 में थोड़ा सा इन्फॉर्म किया गया है कि कैसे आखिर स्प्रिंकल करें अगर हम मैग्नेट्स को तो क्या होंगे, छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स को अगर हम मैग्नेट के आसपास फिलिंग करें तो क्या होंगे, रिस्ट सस्पेंड करते फिलिंग तो क्या होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम 9 में पढ़े हैं। अब आती है बात ग्रेविटेशनल की, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन 9 में दिया गया है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़े हैं क्लास 10 में सीधे जाकर के, और थोड़ा बहुत क्लास 8 में। तो क्लास 8 में सिर्फ चार्जेस के बारे में, इंडक्शन है, कंडक्शन है, और फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग कैसे चार्ज डेवलप होता है, कंडक्शन से कैसे होता है। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ज़्यादा डिटेल क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे, किस के बारे में, इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल हम 12 में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल के बारे में हम इस क्लास 11 में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारे इस बुक में है। तो हम एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इसके साथ साथ, जरा ध्यान दो। जब मैंने कहा ग्रेविटेशनल की बात, ध्यान से सुनना, जब मैंने कहा था ग्रेविटेशनल की बात तो मैंने चॉक को रिलीज किया था, चॉक नीचे गया था। लेकिन जब मैंने इन दोनों की बात की तो मैंने कहा था कि सेम पोल अपोजिट पोल, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज, मतलब इन दोनों में, मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल इज ओनली वन टाइप, दैट इज अट्रैक्टिव। दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इन सब में जो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स है वो ओनली अट्रैक्टिव होता है। तो ये बात हो रहा है कि ग्रेविटेशनल इज ओनली अट्रैक्टिव, and these are meaning attractive and repulsive as well, depending on what is the charge. मतलब अगर सेम चार्ज या सेम पोल है तो रिपल करेगा, अपोजिट चार्ज या अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा। ये सारी बातें हैं सिर्फ किसके बारे में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उनकी कैटेगरीज। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन आएंगे? जब बॉडी का एक्सटर्नल एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट होगा, दैट्स कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और देयर इज सम कॉन्टैक्ट बिटवीन एजेंट एंड द बॉडी, मींस कॉन्टैक्ट फोर्स। एक बच्चे को एक थप्पड़ लगा दो, कॉन्टैक्ट फोर्स। एक क्रिकेटर बॉल को मारता है,
कॉन्टैक्ट हुआ, बॉल का बैट के साथ कॉन्टैक्ट, हाथ का चीप के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम कॉन्टैक्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, तो हम ज्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमें। इन तीनों के बारे में हमने देखा, इनके बारे में मैंने कहा कि इसको हम क्लास 11 में एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों को क्लास 12 में पढ़ेंगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। तो हम डेफिनेशन समझ लेंगे, अब यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। अब मैंने ऐसे दो क्यों किया, दिमाग में हो सकता है कि एक सीजीएस बताएंगे और एक एसआई बताएंगे। फोर्स को मैंने अब तक देखा कि इसके पास दो यूनिट्स हैं। आप कहोगे यस, वन सीजीएस एंड वन एसआई, नो, द फोर्स इज द ओनली व्हिच इज हैविंग द टू डिफरेंट एसआई एंड टू डिफरेंट सीजीएस यूनिट्स। वन बिलोंगिंग, यहां से ध्यान दो, यहां से दो यूनिट्स आती हैं, दो यूनिट एक साथ। यहां एक यूनिट को नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट, और दूसरे को नाम दिया गया है एब्सोल्यूट यूनिट। आप कहोगे ये वो ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट दो कैटेगरी कर दिया, तो यूनिट क्या होगी? अब बता दूं कि तुमने कहा दो यूनिट होगी, यस दो यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट और एक एसआई यूनिट। उसी तरह से एब्सोल्यूट में भी होंगी, एक सीजीएस और एक एसआई यूनिट। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा था? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है या डाइन है, या कुछ लोगों ने क्लास 10 में अगर डिटेल में पढ़ा हुआ तो वहां पे कुछ एक वर्ड मिला हुआ, किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, ऐसे वर्ड्स मिले होंगे। अब आज हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं कि क्यों इतना डिटेल में हम जानते हैं और उन्हें इतने नाम से क्यों जाना जाता है। तो हम बता दें, सबसे पहले जो नॉर्मली हर बच्चा जानता है, दैट इज द फोर्स की यूनिट, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट। याद रहे, उसे हम पढ़ते हैं न्यूटन। यहां मैं सिंबल भी लिख देता हूं, उसकी यूनिट होती है न्यूटन, और सिंबल क्या होता है? कैपिटल। और सीजीएस में अगर बात करें तो उसे कहते हैं डाइन, और इसका सिंबल नहीं, ये वर्ड यूज करते हैं। ये था एसआई और सीजीएस इन एब्सोल्यूट यूनिट। अब आते हैं हम इसमें एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट इन ग्रेविटेशनल। याद रहे, एसआई यूनिट मतलब अगर कोई पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो दोनों बता सकते हो। अब ये कोई स्पेसिफाई तो कर नहीं रहा कि ग्रेविटेशनल में पूछा है या एब्सोल्यूट में पूछा है। तो हम आप बात करते हैं तो फोर्स की दो यूनिट, एक ग्रेविटेशनल में और एक एब्सोल्यूट में, और दो एसआई मतलब दो सीजीएस यूनिट। अब हम बात करते हैं कैसे एसआई में क्या होगा। एसआई हम कहेंगे केजीएफ, दैट इज किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। और अगर हम यहां बात करें सीजीएस में तो दैट इज ग्राम फोर्स, जीएफ। ये हो गई। अब तो बताएं, हम तुम्हें सिखाएंगे इन सब के बीच का रिलेशन, मतलब डाइन किलोग्राम फोर्स से कैसे रिलेटेड है, या ग्राम फोर्स से कैसे रिलेटेड है, न्यूटन डाइन से कैसे रिलेटेड है, इन सब का हम एक रिलेशन देखेंगे। पर अभी हमारे यहाँ मेन पॉइंट क्या है? हमने देखा दो एसआई यूनिट, दो सीजीएस यूनिट। किसकी है सारी यूनिट्स? शायद देख सकते हैं, ये सारी यूनिट्स किसकी हैं? फोर्स की है, डिपेंडिंग कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब हमारे पास एक सवाल आना चाहिए कि जब मेरे पास न्यूटन अवेलेबल है एसआई यूनिट, तो हम केजीएफ में क्यों लिखें? जब मेरे पास न्यूटन है, हम न्यूटन और डाइन रखे हुए हैं, तो हम केजीएफ और जीएफ में क्यों लिखें? इस पर थोड़ी बात करते हैं। अभी भी हम बात करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। तो हम बताएं, पहले हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, दोनों यूनिट की, ग्रेविटेशनल की और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एब्सोल्यूट की। ठीक है, ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट। ग्रेविटेशनल में हम एसआई की बात करेंगे, इसे कहते हैं केजीएफ और इसे कहते हैं न्यूटन। सवाल, क्यों आखिर हम दो एसआई यूनिट रखें?
तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन रखते हैं कि अगर कोई पूछे व्हाट इज योर वेट, व्हाट इज योर वेट, सिंपल सा क्वेश्चन हर बच्चा कह देगा। 11th का बच्चा अगर राउंड फिगर किया जाए तो आई थिंक कि वो 40 से 50 के आसपास होगा। अब ये मैंने 40 से 50 का आगे यूनिट नहीं कही है, ध्यान देना, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं अब बच्चों का डायरेक्शन बता रहा हूँ। बच्चों से अगर पूछा जाए व्हाट इज योर वेट तो बताएंगे 40 से 50 केजी। ध्यान से सुनना, मैंने पूछा है व्हाट इज योर वेट, वो बोलेगा मान लो कि 45 केजी लिखा है, वो बोलेगा 45 केजी। यहां पर बात कुछ देर के लिए छुपा दो। अब हम पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो बच्चा कहेगा, देखो ध्यान से, यूनिट ऑफ मास, बच्चा कहेगा सर किलोग्राम या ग्राम। और मैं पूछूं व्हाट इज यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट सब कहेंगे न्यूटन। अगर तुम्हें जरा सा अपने ब्रेन को चला सकते हो तो जरा देखो, अभी मैंने बच्चे से पूछा व्हाट इज योर वेट, उसने कहा इतना केजी। उसी बच्चे से पूछा व्हाट इज यूनिट ऑफ मास, उसने कहा केजी। उसी बच्चे से पूछा व्हाट इज यूनिट ऑफ वेट, उसने कहा न्यूटन। वेट की यूनिट कह रहा है न्यूटन है और अपना यूनिट बता रहा है केजी में। ये कैसे हो सकता है? अपने ही वेट को केजी बता रहा है, खुद ही बता रहा है कि वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ जो अपने प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे कुछ जो हेल्पर्स होते हैं, हेल्पर पहले वेट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है, ये सब पहले ही डॉक्टर्स के पास एक प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे लिख करके पहुंचाते हैं। और उस प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे नाम, एड्रेस, एज, कभी कभी वेट भी होता है। तो कॉलम तो होता है वेट ऑफ द पेशेंट और हर डॉक्टर यही लिखता है दैट मच केजी। पर केजी तो यूनिट है नहीं वेट की। और ऐसा भी नहीं कि डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर काफी मेहनत करके पहुंचे हुए हैं। क्यों आखिर केजी लिखा जाता है? इसकी वजह यह है कि यूनिट ऑफ वेट जो कि न्यूटन है, ये न्यूटन बना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। इन दोनों के प्रोडक्ट से बना हुआ है, मास एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट। माने जहां भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, हम उस जगह का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पुट करेंगे और मिल जाएगा। पर केजी में क्यों कहे, वेट है ना। अच्छा चलो फिर एक सवाल, जहां पे तुम बैठ करके इसे देख रहे हो वहां का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? हम कहेंगे जनरली 9.8 या 10 के आसपास। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। वो हो सकता है 9.85 हो सकता है 9.83 हो सकता है 9.87 हो। अलग अलग जगह पे जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो तुम्हें डिटेल में देंगे कि वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, चेंज होती है, क्या होती है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या, तुम यहाँ बैठे हो या हम जहां पर हैं, क्या इस जगह की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे पता है? आंसर है नहीं। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मुझे जी की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन अगर मैं मुझसे कोई मेरा वेट पूछता है तो मैं अपना मास तो बता सकता हूं। अब मुझे जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करूं और बताऊं कि एक्चुअली यहाँ पर जी का वैल्यू ये है तो मास मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू ये, तो बताओ कोई इतना लंबा प्रोसेस करेगा? मैंने बस पूछा कि व्हाट इज योर वेट, आंसर आया ये 45, आगे यूनिट की बात अभी नहीं कर रहे। या फिर वो बच्चा क्या करेगा, कहेगा सर मेरा मास 45 के लिए, रुकिए मैं अभी एक्सपेरिमेंट करता हूं और जीपीएल निकाल के बताता हूं पूरा वेट क्या है। ऐसा नहीं चलता। इस सिचुएशन में हमें ग्रेविटेशनल यूनिट की हेल्प लेनी पड़ती है। उसका कहना है कि वेट ही लिखो, केजी लिखी हो ना, उसमें एक वर्ड बढ़ा दो, किलोग्राम फोर्स। अब हम इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर। और क्लास 10th में बताया गया है या 9th में पढ़े होंगे केजीएफ। 1 किलोग्राम की बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींचती है, 1 किलोग्राम की बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींचती है दैट इज 1 केजीएफ। अगर हम 45 केजी के हैं तो हमें अर्थ 45 केजीएफ के फोर्स से नीचे खींच रही होगी, 45 केजीएफ। तो याद रहे, आज के बाद अगर कोई पूछता है व्हाट इज योर वेट, यू विल से व्हाट, केजीएफ।
नंबर ऑफ योर वेट देन यूनिट, दैट इज kgm। अब हम बात करते हैं, अब अगर बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज योर वेट, तो कहेगा वेट इज इक्वल टू 45 kgm, यूनिट ऑफ मास दैट इज kg, यूनिट ऑफ वेट न्यूटन, और यूनिट ऑफ वेट में एक और यूनिट ऐड करेंगे दैट विल बी व्हाट, kg, दो यूनिट। अगर मुझे g की वैल्यू पता होगी उस जगह की, तो मैं वहां g को मल्टीप्लाई करके मैं उसे बता सकता हूं। अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं सीधे कहूंगा 45 kgm। ये थी बात यूनिट्स की, और हम क्यों आखिर आज तक ऐसा बोलते रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोई किसी को kgf बोलना फुल अच्छा नहीं लगा हो तो उसने kg स्टार्ट कर दिया हो, जैसे व्हाट इज योर वेट बोला 45 kg, जबकि एक्चुअली क्या है kgf है। तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे व्हाट इज योर वेट, आवर वेट इज दिस मच, नॉट आवर मींस माय वेट इज दैट मच, दिस मच, जो भी बोलना चाहो उतना kgf, दैट्स इट। ये थी बात इनकी। अब मैंने कहा कि इन चारों में रिलेशन होना चाहिए। आते हैं देखते हैं कैसे रिलेशन पर डेवलप किया गया, इनको भी देखते हैं। एक और बात, kgf को किलोग्राम वेट भी कहते हैं, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखेगा kg वेट, kgwt, ठीक है, हाइफन लगा के। हमारे पास यूनिट्स है, न्यूटन है, डाइन है, ग्राम फोर्स है और किलोग्राम फोर्स है, इनको मुझे रिलेट करना है। तो मैं बता दूं सबसे पहले न्यूटन बना है किन किन चीजों से, जैसे जानते हैं न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन का हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं न्यूटन बना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस यूनिट से ये बना हुआ है। तो डाइन किससे बना हुआ है, डाइन बना है ग्राम, क्योंकि सीरीज यूनिट है ना, डाइन इज अ सीरीज यूनिट, तो ये बना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से बना हुआ है। अब मुझे चाहिए इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो हम उठाते हैं इसको 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यू नो दैट 1 किलोग्राम इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम इनटू 100 मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर इनटू s टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 3 है और ये 2 है, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो देखो हम कहां से शुरू किए हैं, हम शुरू किए 1 न्यूटन से, और ये जो यूनिट आई है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किसकी यूनिट है, डाइन की। सो वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये पहला रिलेशन। अगले की बात करते हैं। अब हम बात कर लिए किसकी, न्यूटन और डाइन के बीच का। अब बात करते हैं ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स के बीच की बात। तो 1 kgf इज इक्वल टू, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम फोर्स में। तो मुझे पता है k स्टैंड्स फॉर किलो। तो देखो कई लोगों के दिमाग में होता है k किलो जो कि मास की यूनिट है, नहीं, k इज द सिंबल फॉर 1000, k स्टैंड्स फॉर 1000, एक सिंबल है, इसको हम 1000 लिख सकते हैं शॉर्ट में। अक्सर लिखा रहता है 2019 या 2020 तो लिखते हैं बच्चे 2k20 या 2k19, k स्टैंड्स फॉर 1000 ओनली, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ मास, क्लियर इट। सो 1 kgf मतलब 1000 ग्राम फोर्स, ये किसके बीच का रिलेशन हो गया, इसके बीच हो गया, इसके बीच हो गया, दोनों के बीच का रिलेशन। अब बात करते हैं 1 ग्राम फोर्स की। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल, मैंने कहा कि अगर 1 ग्राम की कोई चीज को और जिस फोर्स से नीचे खींचेगी दैट विल बी 1 ग्राम फोर्स। तो अर्थ जब किसी चीज को अपने खींचती है तो उस पर एक्सेलरेशन लगाती है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के हिसाब से, जो कि हम 9.8 रिसीव करते हैं। फिलहाल हम मान लेते हैं कितना, 10। ध्यान दो, हम मान रहे हैं कि इस जगह पर जहां पे टॉपिक चल रहा है वहां पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी 10 है। तो 1 ग्राम फोर्स मतलब 1 ग्राम की बॉडी को एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितना मिल रहा होगा, 10। वो 10 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, पर मुझे चाहिए सीजीएस यूनिट, तो
तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखते हैं इनटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन है 1 ग्राम फोर्स। अभी कुछ देर पहले बात हुई है कि ये जो चीज है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने लिखा था वो कौन है डाइन है। तो लिख सकते हैं 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डाइन। ये रिलेशन हो गया इसके बीच। देखो मैंने इसके बीच रिलेशन देखा, इसके बीच रिलेशन देखा और अब इसके बीच रिलेशन देख रहा हूं ग्राम फोर्स और डाइन के बीच। इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है 1 ग्राम फोर्स इक्वल 3 डाइन। ऐसे याद रख लो एक गर्लफ्रेंड 1000 डाइन के बराबर होती है। 1 गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू 1000 डाइन। याद रखने के लिए दैट्स व्हाट यू। सो आगे देखते हैं। एक और इसी के साथ हम हल कर सकते हैं 1 kgf जो कभी भी पहले लिखा है इज इक्वल टू 1000 gf। तो 1 kgf इज इक्वल ध्यान देना ये ऑलरेडी 10 पावर 3 है और 1 gf इज इक्वल टू कितना 10 पावर 3 11 इनटू 10 पावर 3 9। तो मैंने कहा अभी पहले k स्टैंड्स फॉर व्हाट k स्टैंड फॉर 1000। तो ये ऑलरेडी 1000 था ठीक है k की वजह से 1000 था। अब k हटा दिया तो 1 3 zeros आ जाएंगे मतलब कि यहां पे दिख रहा है 1 kgf इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 डाइन। एक और रिलेशन मिला मतलब किसके बीच का इसके और इसके बीच का। अभी क्या बचा है न्यूटन का kgf के साथ। तो वो तो यहीं से हो जाएगा। हम जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। क्या देखो 1 kgf इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम इनटू 10। मैंने 10 अलग कर दिया देखो ध्यान से। मैंने बस इस 6 में से एक 10 अलग कर लिया बचा 10 टू द पावर 5 टाइम। और कुछ दिन पहले बताया है कि 1 न्यूटन इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था। मैं अभी लिख देता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। विजिबल है यस विजिबल है। और कहां से लिख सकते हैं यहां से लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इज इट विजिबल यस इज इट। सेम वे 1 गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू 1000 डाइन या 1 किलो गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डाइन। और वहां निकाले हैं 1 kgf। अभी देखो 1 kgf इज इक्वल टू ये इतना यहां से मैच कराओ न्यूटन के बराबर है मतलब 1 kgf इज इक्वल टू 10 और ये न्यूटन। तो 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब यहां एक और पॉइंट आता है मैंने अभी कहा ही है कि जब तक कोई पूछे कि व्हाट इज योर वेट तो वेट हमेशा kgf में बताएंगे। और मैंने ये भी कहा है कि अगर वो पूछता है न्यूटन में तो g की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्लियर है 1 kgf मैंने मान लो मेरा वेट अभी 60 kgf है 60 to 65 होगा तो 60 kgf मान लेते हैं 60 kgf है। और अगर मैं मानता हूं कि इस जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है तो उस 60 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन में। तो देखो ये लिखा 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 60 kgf इज इक्वल टू 600 न्यूटन। अपना ही वेट हम न्यूटन में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने माना यहाँ 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। सपोज कि कोई जगह पे हम मानते हैं 9.8 है तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तुम्हारी किताब में कई जगह इस इक्वेशन को दिया गया होगा कि 1 kgf या 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो इसे याद रखना दिस इज आल्सो इक्वल टू 9.8 न्यूटन या 1 किलोग्राम वेट ऐसे भी लिखा जा सकता है। जहां ये वर्ड लिखा हो समझ जाना कि ये ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखा है। हम इसे इस रिलेशन से रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि सबके बीच का रिलेशन हो गया। अगर कोई ऐसा हो चुका हुआ हो ग्राम फोर्स और न्यूटन के बीच रिलेशन नहीं मुझे नहीं दिख रहा तो हम एक काम करते हैं इसी को उठाते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो k की वैल्यू होती है 1000 gf। देखो 1000 gf इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिख रहा हूं मैं। अब एक जीरो यहां से कैंसिल होगा तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 100 gf।
इस तरह से हमने सारे रिलेशन निकाल दिए, सारे रिलेशन मतलब CGS से SI के सारे रिलेशंस यूनिट ऑफ फोर्स के, चाहे वो एब्सोल्यूट रहा हो चाहे वो ग्रेविटेशनल रहा हो। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन द लेक्चर मूवमेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2। थैंक यू।